नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इतिहास स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लाए हैं हम शो में आपके लिए। फोकस में आज रहने वाला है LIC का शेयर, जहां पर हमने देखा कि ये लगातार गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। अब ब्रोकरेजेस की क्या राय बन रही है वो बताएंगे आपको। RBI की क्रेडिट पॉलिसी से क्या उम्मीद कर रहा है बाजार, उस पर भी होगी नजर। और साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी होंगे शो में। हफ्ते के पहले दिन हमने देखा बाजार दायरे में कारोबार कर रहा था। उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी फ्लैट और सेंसेक्स करीब 100 अंक गिरकर बंद हुआ। हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली और इसका सबसे ज्यादा फायदा बैंक निफ्टी को मिला, जो हरे निशान के साथ 35,300 के ऊपर बंद हुआ। आज खासतौर पर रियल एस्टेट, इंफ्रा और IT शेयरों में दबाव दिखा, तो वहीं मेटल सेक्टर में हल्की तेजी देखने को मिली। निफ्टी में निचले स्तर से करीब 125 और निफ्टी बैंक में करीब 250 अंकों की रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी स्मॉल और मिड कैप निचले स्तर से 100 अंकों की रिकवरी के बाद लगातार दूसरे दिन हमने देखा गिरावट पर बंद हुए। इंडिया विक्स जो है वो भी 20 के पार जाकर ही बंद हुआ। हमने कई एक्सपर्ट से बात की दिन भर में आज। हीलियोस कैपिटल के फाउंडर और फंड मैनेजर समीर अरोड़ा का कहना है कि ऑटो सेक्टर में EV की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। तो अगर ऑटो में ये मुझे लगता है कि पेंट अप डिमांड का इशू है कि ठीक है 6-8 महीने से कोई बिकॉज ऑफ चिप शॉर्टेज वो कार नहीं बिकी, तो उसकी आपका बैकलॉग है, उसकी वैल्यू स्टॉक मार्केट में 15 दिन की है जी। सिर्फ 15 दिन बाद नोबडी केयर्स कि आपका बैकलॉग से रिलेटेड सेल था। आप कहेंगे आगे बताइए। और आगे ये है कि बिकॉज ऑफ कमोडिटी इन्फ्लेशन, बिकॉज अब आपका एक पूल ऑफ सैलरीज वगैरह कम हो गया, विच इज न्यू स्टार्टअप्स, न्यू वेल्थ क्रिएशन, एंड बिकॉज एवरीबडी हैज टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल चेंज, तो इतना कैपेक्स वगैरह लगेगा, उसमें कौन सक्सीड करेगा कौन नहीं करेगा, इट इज नॉट ऑब्वियस। मुझे लगता है 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते का व्यू लेना हो तो अलग बात है, वरना इट कैन नॉट सस्टेन। ओके, तो ये है ऑटो पर नज़रिया यहाँ पर। लेकिन बाजार पर ब्रॉडली क्या नज़रिया बन रहा है फिलहाल, और कल के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, शर्मिला जोशी और किरण जानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। किरण, आपसे मैं समझना चाहूँगा, हमने देखा निचले स्तरों से जो अच्छी रिकवरी देखने को मिली आज बाजार में, खासतौर पर ऑटो की बात हम कर रहे थे, ऑटो शेयरों में भी अच्छा रिबाउंड देखने को मिला। आपको लगता है कि जो रिकवरी है वो कल के सेशन में कंटिन्यू हो सकती है? तो ओवरऑल पहले हम निफ्टी की बात करें या तो बैंक निफ्टी की बात करें, जिस तरह से नीचे के इंपॉर्टेंट सपोर्ट से वहां से मार्केट घूमा है। ओवरऑल ऑप्शन डेटा की भी अगर मैं बात करूं तो 16,500 16,400 के आसपास हम अगर पुट राइटिंग देखेंगे तो सुबह से आज मार्केट जब खुला तब से स्ट्रांग थे, और उसी के चलते हुए हमने देखा कि नीचे से एक रिकवरी आई। और ऊपर में अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं कि 16,600 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहां पे 81,000 कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं। जैसे ही वो क्रॉस होता है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, जहां पे हम 16,700 से 750 के लेवल देख सकते हैं। सो मोटा मोटी हम एक रेंज देख रहे हैं, नीचे में 16,500 और ऊपर में 16,700, ये एक हायर साइड रेंज है। मैक्सिमम नीचे में डाउन साइड अगर हम देखें तो 16,400 प्रोटेक्टेड है, जब तक वो नहीं टूटता है तब तक हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और ऊपर में जैसे ही 16,700 के ऊपर कंसेक्यूटिव क्लोजेस आते हैं, उसके बाद हम एक नया ट्रेंड 17,000 की ओर देखेंगे। सो ऑन एंड ऑल निफ्टी के अंदर हमारा पॉजिटिव व्यू है। बैंक निफ्टी की बात करें तो RBI की पॉलिसी आने वाली है, उसकी वजह से थोड़ा हम देख रहे हैं कि जो ओवरऑल बायस है वो पॉजिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन मोड में है। आज हमने देखा कि विक्स भी नीचे के लेवल से थोड़ा ऊपर गया है। सो बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉशियस रहे। वहां पे मेजर सपोर्ट जो हमें दिख रहा है वो 34,800 के आसपास है। अगर कोई भी डिप आता है तो वहां पे हमें लॉन्ग करना चाहिए। ऊपर में 35,800 से 36,000 तक के टारगेट हम देख रहे हैं। ओके, तो निफ्टी पर यहाँ पर बुलिश नज़रिया, और यहाँ लेकिन बैंक निफ्टी पर जाहिर तौर पर जब RBI की पॉलिसी आएगी तो शायद रिएक्शन हम कुछ और बेटर देखेंगे। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे थे, शर्मिला आपको चर्चा में शामिल करना चाहूँगा। ऑटोज़ की बात यहाँ पर हो रही है, हम देख रहे थे अच्छी रिकवरी देखने को मिली है स्टॉक्स में। आज हमने देखा बजाज ऑटो करीब 4% ऊपर, हीरो मोटो में अच्छे मूव थे। कैसे रीड करना चाहिए इस मूव को? बिल्कुल, आई थिंक कि दो चीजें हैं। एक तो जिस तरह से चिप शॉर्टेज की बात हो रही थी, आई थिंक दैट्स अ रियलिटी। हम बहुत लंबे समय से कह रहे हैं कि ये आखिरी क्वार्टर रहेगा, बट दैट सिचुएशन जस्ट कीप्स elongating। तो मुझे लगता है कि PV के लिए इतना पॉजिटिव राय नहीं है आगे चलकर। एंड देयर इनपुट कॉस्ट हैव आल्सो इंक्रीज, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल कॉस्ट एक्सेट्रा हैव गॉन अप। आई थिंक जो दो स्पेस है जिन पर नजर रखनी चाहिए, एक तो डेफिनेटली EV, क्योंकि EV हैज सॉर्ट ऑफ captured the imagination of the investing public,
हालांकि सेल्स इतने इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल रुपी रेवेन्यू और प्रॉफिट ईवीज में नहीं है, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे कि किस तरह की ग्रोथ हो रही है, तो दैट इज डेफिनेटली द स्टोरी टू वॉच फॉर गोइंग हेड। और कुछ इसका असर हम टाटा मोटर्स में देख सकते हैं, बिकॉज वो एकमात्र लिस्टेड कंपनी है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेच रही है, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। I think two-wheeler EV has run into a bit of a sort of a hot rough weather, क्योंकि जिस तरह से बातें हुई ऑफ बैटरीज कैचिंग फायर, और उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन भी अभी काफी स्ट्रिंजेंट हो गए इन टर्म्स ऑफ द स्पीड्स दे कैन ड्राइव एट एक्सेट्रा। सो आई थिंक प्रॉब्ली ओवर देयर जो ट्रेडिशनल टू व्हीलर्स है उन पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे मॉनसून पिकअप होता है, वी सी की रूरल डिमांड में सॉर्ट ऑफ किक बैक इन, और वो टू व्हीलर्स के लिए अच्छा रहेगा। सो आई थिंक डेफिनेटली ओवर देयर बजाज ऑटो वुड बी माय प्रेफर्ड प्ले। वेरी ऑनेस्टली बजाज ऑटो की इस क्वार्टर के नतीजे जिस तरह से थे, उसमें ऐसे लगा कि इट इज द एक्सपोर्ट व्हिच हैज टेकन अ हिट, और वो बजाज ऑटो के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अगर वो इसमें हम पिकअप देखते हैं तो आई थिंक आगे चलकर बजाज ऑटो का परफॉर्मेंस भी अच्छा रह सकता है। बट ओवरऑल वैल्यूएशंस के हिसाब से एंड प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से मुझे बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटर्स, दैट वुड बी माय ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ओके, बजाज, टीवीएस, फिर हीरो, ये तीन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से स्टॉक्स हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। जैसे शर्मिला बता भी रही हैं कि मॉनसून एक बड़ा फैक्टर है। जैसे जैसे मॉनसून आगे बढ़ेगा, जो रूरल डिमांड है वो बढ़ती दिखाई देगी, और उसका फ़ायदा इन सभी स्टॉक्स को भी मिलता है। एक चीज़ जो इस समय मार्केट को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर रहा है वो है कच्चा तेल। हमने देखा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है, और क्रूड के चढ़ने से आपको कहां पर फोकस करना चाहिए? एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस लेकर जुड़ गए हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित, बताइए। ऑयल एंड गैस स्पेस में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। पहले तो अगर हम देखते हैं तो ब्रेंट क्रूड का जो प्राइसेस है $120 पर बैरल लेवल के ऊपर चल रहे हैं। उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स जो है वो अपने न्यू लाइफ हाइस पे है, अराउंड $25 पर बैरल के लेवल्स पे। और उसी के साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रशिया से क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं डिस्काउंट पे। तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है पहले तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे? अगर हम देखते हैं तो हाई क्रूड प्राइसेस का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, बिकॉज वो ये जो हायर इम्पैक्ट है क्रूड का वो कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं तो रिटेल फ्यूल प्राइसेस जो है, जो कि पेट्रोल और डीजल है, उसके प्राइसेस अनचेंज रहे हैं काफ़ी टाइम से, जिसकी वजह से मार्केटिंग बिजनेस में एक लॉसेस आ रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। अब एनालिस्ट के हिसाब से ₹1 पर लीटर का जो लॉस होता है मार्केटिंग में, उसके वजह से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अर्निंग्स है, जो कि IOCL, BPCL और HPCL है, उस पर करीब 26 से 40% का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बट फ्लिप साइड पर अगर हम देखते हैं तो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ने की वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अर्निंग्स पे। अब एनालिस्ट के हिसाब से $1 पर बैरल से जो GRMs बढ़ जाते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज IOCL, BPCL और HPCL, इनके अर्निंग्स जो है वो करीब 14 to 16% से बढ़ जाते हैं। बट अगर आप नेट इम्पैक्ट देखेंगे अभी भी तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही है, क्योंकि मार्केटिंग बिजनेस से जो लॉसेस हो रहे हैं वो रिफाइनिंग बिजनेस से ऑफसेट नहीं हो रहे हैं एट दिस मोमेंट। बट उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रशिया से चीप क्रूड भी इंपोर्ट कर रहे हैं। एनालिस्ट के हिसाब से डिस्काउंट करीब 15% के आसपास हो सकता है, बट इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या होगा ये क्वान्टिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है एट दिस मोमेंट एनालिस्ट के लिए। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर हम खासकर बात करें तो उनका जो मार्केटिंग आउटलेट्स है वो कम होने के कारण जो मार्केटिंग बिजनेस के लॉसेस है वो लिमिटेड रहेंगे, बट GRMs बढ़ने के कारण एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को। अभी एनालिस्ट के हिसाब से अगर $1 पर बैरल से GRM बढ़ जाता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो कंसोलिडेटेड अर्निंग्स है वो करीब 4 से 5% से बढ़ सकता है। उसी के साथ अगर हम देखें तो कोई और कंपनीज भी है जैसे कि MRPL और चेन्नई पेट्रो, जिन पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है GRMs बढ़ने का, और हमें क्लियरली दिख रहा है आज के ट्रेड में, क्योंकि दोनों ही स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लगा है। बिल्कुल शर्मिला, ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है इस समय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए खास तौर पर, क्योंकि एक तरफ जो है प्राइस बढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्रूड के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ GRM बढ़ रहे हैं, जो कि फ़ायदा वहाँ से जो मिले वो ऑफसेट नहीं हो रहा है। तो अभी बहुत मुश्किल स्थिति में है। हम देख रहे हैं रिलायंस जैसा शेयर आज नीचे है, लेकिन MRPL और बाकी स्टॉक्स जो है वो 5-5% के सर्किट में है। कैसे पिक एंड चूज़ किया जाए? एक ट्रेडर कैसे पिक एंड चूज़, कौन से स्टॉक पे नज़र रखनी चाहिए? तो मेरे लिए ये इट्स वेरी क्लियर कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द सेंस कि जब आप इन्वेस्ट करें तो बहुत ही लॉन्ग टर्म का सोचकर आपको इन्वेस्ट करना है, और ऐसे वैल्यू पे करना है द रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक्सेट्रा, उस तरह की बातें होने लगती है। फॉर
फॉर द सिंपल रीजन क्योंकि ये इतनी सेंसिटिव कमोडिटी है, वेरी ऑनेस्टली अभी तो हम कह रहे हैं कि प्राइसेस आर डीरेगुलेटेड, लेकिन हम देख ही रहे कि जब इस तरह से क्रूड की प्राइसेस बढ़े हैं तो दे हैव बीन सॉर्ट ऑफ मेड टू कीप प्राइसेस एट अ लेवल वो इंक्रीज कर नहीं पाए थे। इनफैक्ट द गवर्नमेंट हैज आल्सो कट सम ड्यूटीज टू ब्रिंग डाउन द बर्डन, क्योंकि अभी के समय फोकस इज ऑब्वियसली ऑन इन्फ्लेशन। तो इस तरह की जो कमोडिटीज रहती है ना, जो इन्फ्लेशन सेंसिटिव रहती है, वेदर इट इज शुगर, वेदर इट इज व्हीट, वेदर इट इज ऑयल, उन पर इस तरह का कॉल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर सकती है मुश्किल समय में, तो समटाइम्स दे डू हैव टू स्टेप इन। तो वो चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। So I think the preference becomes Reliance, और हम देख ही रहे हैं कि जिस तरह से पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है रिलायंस पर, बिकॉज रिलायंस पर वेरी ऑनेस्टली ये हो रहा था कि हम उनके जो नए बिजनेसेस थे उनकी तरफ ज्यादा देख रहे थे कि आगे चलकर बीटा स्टॉक प्राइस में नए बिजनेसेस से आएगा, वेदर इट इज रीटेल, वेदर इट इज जियो एक्सेट्रा। लेकिन इन दिस करंट सिनेरियो वी आर नाउ बैक टू द बेसिक्स, वी आर लुकिंग एट जीआरएम मार्जिन एंड सेइंग कि वो इस तरह से बढ़े तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इट कैन गो अप बाय दैट वर्टिकल कैन गिव अ बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। और उस वजह से हम देख रहे हैं कि रिलायंस में काफी ब्रोकरेजेस ने पॉजिटिव रिपोर्ट्स दिए हैं। सो दैट वुड बी माय पिक रियली। और बाकी जैसे मैंने कहा कि अगर आप निवेश करें तो भी देखिए, अभी वो डिसइन्वेस्टमेंट एक बड़ी स्टोरी चल रही थी, वो दैट हैज आल्सो बीन पुट ऑन द बैक बर्नर। So I think you need to be very careful when you invest in oil marketing companies, और बहुत आपको लॉन्ग टर्म व्यू लेकर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है अगर आप करें। करेक्ट, तो नज़रिया लंबा होना चाहिए। और रिलायंस पर तो तौर पर वैसे भी काफ़ी, जैसा कि आपने भी कहा शर्मिला, कि कई ब्रोकरेजेस ने कई बुलिश यहाँ पर टारगेट दिए 3000 से ऊपर तक के। लेकिन नज़रिया अगर किरण शॉर्ट टर्म का हो तो आप क्या कहेंगे? MRPL जैसा स्टॉक है या चेन्नई पेट्रो जैसा स्टॉक है, 5% आज तो सर्किट पर थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि इनमें कोई अपॉर्चुनिटी बनती है? ये 100%। अगर हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखते हैं तो चेन्नई पेट्रो वुड बी द प्रीफर्ड चॉइस। जिस तरह से स्टॉक का बिहेवियर रहा है, हमने रिसेंटली देखा है 340 तक के हाई बनाए, उसके बाद जो करेक्शंस आया है वो कहीं ना कहीं 38.2% पे रिस्ट्रिक्ट हुआ है। और साथ ही साथ वो जिस स्पीड से 20 उनकी जो 20 डेज मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रांग है, जिस तरह से वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है प्राइसेस के ऊपर जाने के साथ साथ। वैसे ही नीचे में अगर हम देखें तो RSI भी एक अच्छे मूवमेंट से ऊपर ग्रूव हो रहा है। सो ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रांग है। हम 320 321 के बीच में लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओवरऑल स्टॉप लॉस 300 के नीचे रखे और एक पोजिशनल टारगेट हम यहाँ 350 360 के आसपास देख रहे हैं। और अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड करना है और सेफ बेट लेनी हो तो रिलायंस वुड बी द प्रीफर्ड चॉइस। यहाँ पे भी हम एक कपल हैंडल का ब्रेकआउट देख रहे हैं, नीचे में अच्छा सा सपोर्ट है। सो कहीं ना कहीं 2700 से लेके 2680 की रेंज आप ध्यान रखिए। कभी भी स्टॉक इसके बीच में आता है तो आप वहां पे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 2640 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए और ओवरऑल 2 से 3 महीने में हम 3000 तक के भी टारगेट रिलायंस के ऊपर देख सकते हैं। ओके, तो रिलायंस यहाँ पर आप दोनों की पसंद है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किरण, BPCL, HPCL, IOC, इनमें से कोई? क्योंकि ये तो करीब आज हमने देखा 2 से 3% तक नीचे जाकर बंद हुए हैं। BPCL और HPCL की अगर हम बात करें तो स्टॉक स्ट्रक्चर काफी वीक हो चुका है। अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक फ्लैग ब्रेकडाउन हमें दिख रहा है, जो एक बेरिश ब्रेकडाउन है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम वीकली चार्ट या तो मंथली चार्ट देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी दिख रहा है। सो ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो एक लुक्रेटिव है, लेकिन ओवरऑल पैटर्न काफी बेरिश दिख रही है। तो मेरे हिसाब से अभी इसमें बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए, BPCL हो या HPCL हो। IOC की अगर हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 114 का, वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट है। सो मेरे हिसाब से अगर इस मतलब BPCL, HPCL और IOC में हमें चूज करना है तो IOC वुड बी द प्रीफर्ड चॉइस। आप एक 111 का स्टॉप लॉस लेके कामकाज कीजिए, नीचे में 114 115 तक आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। और नीचे में जब तक 111 इंटैक्ट है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 140 तक के लेवल देख सकते हैं। 111 का यहाँ पर स्टॉप लॉस और 140 तक के टारगेट। IOC इस लिस्ट में प्रेफर्ड चॉइस होगा। HPCL, BPCL से फिलहाल बच के रहिए तो बेटर है। हम कुछ उन स्टॉक्स की बात कर रहे हैं जहां हमने आज गिरावट देखी, उन्हीं में से एक स्टॉक पर अगला एनालिसिस लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और वो स्टॉक है LIC, जिसमें हमने देखा कि इस शेयर ने निवेशकों को बुरी तरह से निराश किया है। लिस्टिंग के बाद से शेयर लगातार फिसलता जा रहा है। शेयर में निवेशकों को कितना नुकसान हुआ है और अब ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं LIC पर, बताने के लिए मेरी सहयोगी पूजा जुड़ रही है मेरे साथ। पूजा, बताइए। 949 के इश्यू प्राइस से LIC का शेयर अब 17% नीचे आ चुका है और 800 के
लेवल के नीचे भी अब LIC का स्टॉक कारोबार कर रहा है। भारी गिरावट यहाँ पर देखी गई है। लगातार 5वें दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक टूट रहा है और इनका जो मार्केट कैप है वो भी 5 लाख करोड़ के नीचे आ चुका है। और तो यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर्स थे, ट्रेडर्स थे, जिन्होंने कि यहाँ पर IPO के समय पैसा लगाया था लिस्टिंग गेन्स के लिए, उनको काफ़ी ज़्यादा निराशा इस पर हाथ लगी है। और जिन्होंने बाद में भी एंट्री लेने की कोशिश की, उनको भी अब काफ़ी नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ रहा है LIC के स्टॉक में, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार तेज़ी का ट्रेंड जो है वो बना हुआ है। अब यहाँ पर नुकसान किसको कितना हुआ है? LIC के IPO में जो इशू प्राइस है, जहाँ जिस प्राइस पर इन्वेस्टर्स को अलॉट हुआ है, उसमें रिटेल निवेशकों को देखिए 904 पर इशू हुआ था स्टॉक, कर्मचारियों को 904 पे हुआ था, पॉलिसी होल्डर्स को 889 पर हुआ था। अब ये जो इंट्राडे का निचला स्तर है ये 782 पर आ चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लगभग करीब 100 से 150 का नुकसान यहाँ पर LIC के जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर हो चुका है। और जो भी ब्रोकरेज हाउस की भी जो रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आई थी, तो उनका भी दाव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एमके ग्लोबल की बात करेंगे तो उन्होंने होल्ड की रेटिंग दी थी, लक्ष्य दिया था 875 का। मैक्वारी ने न्यूट्रल की राय दी थी। IPO के समय जब नया लिस्ट हुआ था ये शेयर, तब 1000 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर दिया था। यहाँ पर कोई भी टारगेट इस वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं और 782 के पास इस वक्त देखिए LIC का स्टॉक पहुँच चुका है। 17 एनालिस्ट ने हम आपको बता दें कि IPO में पैसे लगाने की सलाह दी थी, लेकिन उन सभी को इस वक्त यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ये कुछ यहाँ पर LIC में जो भारी गिरावट हम देख रहे हैं, भारी दबाव हम देख रहे हैं, इसके बाद हम देख रहे हैं कि निवेशकों को और इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ा। बिल्कुल शर्मिला, क्या किया जाए? 776 तक जाकर ये बंद हुआ, 776 रुपए के पास, और हम देख रहे हैं 17-18% का लॉस ये हो चुका है इशू प्राइस में। क्या होना चाहिए LIC के शेयर धारकों का अब अगला मूव? Well, honestly, अभी उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि now you know you're between a hard place and a sort of a wall. उस तरह की अभी आपकी सिचुएशन हो गई है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट अच्छा रहता है you know in a stock list, वो LIC को मिला नहीं। तो काफी ऐसे लोग रहते हैं जो लिस्टिंग गेन्स के लिए स्टॉक लेते हैं, सो you know they would be the first to exit, क्योंकि उनका ये स्ट्रैटेजी नहीं रहता कि वो बने रहे। उसके बाद क्या हुआ, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्वार्टरली नंबर्स LIC के बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं आए, एंड दे आल्सो डिक्लेयर्ड अ वेरी डिसअपॉइंटिंग डिविडेंड। आपको याद होगा तो उसके बाद उसके काफी मीम वगैरह भी बने थे सोशल मीडिया पर। So now what happens is, I think you're in an environment कि आप एक लिस्टेड कंपनी हो, you're no longer sort of protected the आप सबसे बिगेस्ट मार्केट प्लेयर हो, लेकिन you're no longer protected। तो आपको प्रूव करना है कि आपके नंबर्स किस तरह से आते हैं, how you really operate। तो मुझे लगता है कि एक क्वार्टर आपको रुकना पड़ेगा, you have to allow them to come with numbers, और फिर उसके बाद लोग एक इन्वेस्टमेंट कॉल इसमें लेंगे। So I have no doubt in the sense कि जिनको लगा है IPO में उनको बने रहना है, but it's just that आपको अभी पेशेंट रहना पड़ेगा। चलिए, तो अभी पेशेंट रहना चाहिए LIC में। इसके स्टॉक प्राइस को देखकर ज़्यादा घबराए नहीं, एक क्वार्टर का समय और दें, शायद अगले क्वार्टर में नतीजे अच्छे आएँ तो बेहतर स्थिति बन सकती है। लेकिन फ़िलहाल फैक्ट ये है कि जब से LIC का IPO लिस्ट हुआ है तब से ये गिरता जा रहा है और करीब 17-18% अपने इशू प्राइस से ये नीचे आ चुका है। चलिए, LIC में तो पैसा नहीं बना, लेकिन कुछ ऐसे आइडियाज़ हमारे मेहमानों के पास ज़रूर हैं जहां पर शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में आपका पैसा बन सकता है। जानते हैं उन्हीं से, क्योंकि वक्त है अब VIP शेयर्स का। किरण, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, बताइए कौन से आइडियाज देना चाहेंगे आज हमारे दर्शकों को? आज हमारे 2 आइडियाज है और दोनों डाइवर्सिफाइड है। एक रियल एस्टेट में से है, एक दूसरा हमारा बैंकिंग में से है। पहले रियल एस्टेट स्टॉक की बात कर रहे हैं। आज भी हमने देखा था कि जिस तरह से रियल एस्टेट स्टॉक नीचे के लेवल से रिकवर होके मार्केट में एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये कंटिन्यू रहेगा। हमारा चॉइस है सनटेक। सनटेक की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन हमें दिख रहा है, साथ ही साथ अगर आप एक लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वहां पे हमें कप एंड हैंडल पैटर्न भी दिख रहा है, और साथ ही साथ जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो स्ट्रांगली यहाँ पे बिहेव कर रहा है। ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रांग है। 462 के आसपास हमें लॉन्ग करना है,
499 का हमारा स्टॉप टारगेट रहेगा और 439 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो आईसीआईसीआई बैंक है। आज बैंकिंग में जिस तरह की रैली हमने देखी थी, मार्केट को जिस तरह से सपोर्ट दे रहा था, उसमें आईसीआईसीआई बैंक वन ऑफ द बेस्ट काउंटर था। यहाँ पे भी अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है, साथ ही साथ अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अभी 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास ये कंसोलिडेट हो रहा है। कोटक बैंक में सेम पैटर्न हमने देखा था पिछले कई दिन पहले और वहां से हमने देखा था कि 1860 से 1960 तक का 100 रुपए की रैली एक शॉर्ट टर्म में दी थी। तो सेम पैटर्न अभी हमें आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर दिख रहा है, 746 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल यहाँ पे हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। हमारा टारगेट 1 से 2 दिन में 784 तक का है और स्टॉप लॉस के हिसाब से हमें 730 मेंटेन करना है। ओके, तो यहाँ पर 730 स्टॉप लॉस और 784 यहाँ पर टारगेट है आईसीआईसीआई बैंक में। आप यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हैं। और सनटेक यहाँ पर एक और स्टॉक जहाँ पर खरीदारी की सलाह है। टारगेट है करीब करीब 500 रुपये, 499 का, स्टॉप लॉस 429 का, 460 पर ये स्टॉक बंद हुआ है आज। चलिए 2 स्टॉक यहाँ पर किरण की तरफ से। शर्मिला, आप कौन सा आइडिया देना चाहेंगी आज? आई एम गोइंग विद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ये क्वार्टर उनके नतीजे काफी अच्छे थे और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो हाल ही में जो रिपोर्ट पड़ा है कि स्टारबक्स का परफॉर्मेंस काफी सुधर गया है। एंड यू नो आई थिंक जैसे ओपन अप ट्रेड होता है तो वहां पर लॉसेस और भी मिनिमाइज होंगे। सो आई थिंक ऑल इन ऑल ऑन ऑल देयर बिजनेस फ्रंट्स, वेदर इट इज फूड प्रोडक्ट्स, वेदर इट इज कॉफी, टी, सभी में अच्छा परफॉर्मेंस आगे चलकर एक्सपेक्टेड है। सो आई थिंक आप टाटा कंज्यूमर लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 900। ओके, टाटा कंज्यूमर्स यहाँ पर फोकस कर सकते हैं आप। 900 रुपये तक का टारगेट है, लेकिन नजरिया थोड़ा लंबा होना चाहिए, ये ध्यान दीजिए। 763 पर जाकर ये स्टॉक आज बंद हुआ था। शर्मिला और किरण, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए, हमसे बात करने के लिए और अपने स्टॉक आइडियाज भी देने के लिए। चलिए, वक्त हो गया है कल की तैयारी को समेटने का। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।